दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। DO assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो अंदर गई थी, उनको लात मार दी गई। बताइए, कोई हिसाब है इस बात? यही काम बचा है सुरक्षा अधिकारियों का कि ममता बनर्जी को लात मारेगी। आज का दिन हिंदुओं के लिए बड़ा दिन है बॉस, क्योंकि आप ये भी देखिए कि बंगाल और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में इंडी गठबंधन का जो झटका लगा है, ये दोनों वो राज्य हैं जहां इंडी गठबंधन के नेताओं पर एंटी सनातनी होने के बड़े आरोप लगे। तमिलनाडु में डीएमके के नेताओं ने सनातन को डेंगू, मलेरिया वायरस क्या नहीं कहा था भाई, डीएमके वाले निपट गए। इसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी पर एंटी हिंदू और प्रो मुस्लिम होने के आरोप लगते थे। जय श्री राम सुन के भड़क जाती थी। अब ईश्वर की महिमा कही है कि दोनों लोग जो है, डीएमके वाले भाई साहब भी और इधर दीदी भी, दोनों की पार्टी निपट गई। दोनों ही राज्यों में इंडी गठबंधन की एंटी सनातन वाली छवि को नुकसान हुआ। इन दोनों राज्यों के नतीजों ने बता दिया कि देश की राजनीति में जो भी सनातन के खिलाफ बात करेगा उसकी विदाई तय है। बॉस, ये पहली बार हो रहा है इस देश के अंदर कि हिंदू तय कर रहा है कि सरकार किसकी बनेगी। आजादी के बाद से नैरेटिव होता था कि मुसलमान एक मुश्त वोट देकर तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। ये नरेंद्र मोदी ने ऐसा हिंदुओं को एक कर दिया कि हिंदू अब बताने लगा है कि कौन सरकार में बैठेगा। गाली दोगे, नहीं बैठाएंगे, जाओ। जय श्री राम नहीं बोलने दोगे, नहीं बैठाएंगे, जाओ। ये हिंदू कर रहा है, नरेंद्र मोदी के राज में कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो हिंदू वाला प्राइड नरेंद्र मोदी ने पैदा किया कि तुम अगर एक मुश्त वोट दोगे तो जो तुमको कम्युनल कहता है ना, दरअसल वही कम्युनल है। क्यों भाई? अगर मुसलमान भाई लोग एक साथ आकर वोट दे सकते हैं तो हिंदू क्यों एक मुश्त वोट नहीं दे सकता? हिंदू देगा तो वो कम्युनल हो जाएगा, मुसलमान देगा तो वो उसकी स्ट्रेटेजिक वोटिंग है। ये कौन सा नैरेटिव है? लेकिन ये नैरेटिव बनाया गया क्योंकि इसी तरीके से सियासत की, जो आप कहिए कि वहां पर चेस चल रहा है, उसमें अपना ये लोग चाल चलते थे। नरेंद्र मोदी ने पूरा चेस बोर्ड उठा के फेंक दिया। बात यहां चेस नहीं होगा, लूडो होगा। सीधा सीढ़ी चढ़ चढ़ के भागेंगे। सनातन के खिलाफ बातें करना स्टालिन के नेताओं को भारी पड़ा। जय श्री राम के नारे से चिढ़ना ममता बनर्जी के लिए घातक साबित हुआ। और इसलिए आप देखिए कि बंगाल में आज जय श्री राम का ही नारा गूंज रहा है। तो ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि बीजेपी ने चुनाव लूट लिया, ऐसा खेला कर दिया, वो, अरे ये पब्लिक जो निकली हुई है ऐसे हवा में निकली हुई है भाई। वो खुश है तभी ना निकली है। वो जय श्री राम का नारा लगा रही है बिना डर के, इसका मतलब उसको कॉन्फिडेंस था कि वो सरकार बदलने जा रही है और वो हो गया, इसलिए वो निकली है। पहले जब ममता बनर्जी जीतती थी, ये हिम्मत थी लोगों की कि ऐसे निकल जाते और जय श्री राम बोल देते। ये हिम्मत नरेंद्र मोदी ने दी। आप देखिए कि आज बंगाल का माहौल कैसे बदल गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, दावा है कि आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के घर के पास बाइक पर जश्न मनाते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। बंगाल में जिस तरह के नतीजे आए हैं उसके पीछे यही कहा जा रहा है कि इस बार बंगाल के हिंदुओं ने पूरी कमान संभाली हुई। बंगाल चुनाव के शुरुआत से ही जिस तरह से बाबरी मस्जिद के चर्चे शुरू हुए तो सबको यही लगा कि इस बार बंगाल के चुनाव में बाबरी के नाम पर वोट पड़ेगा। लेकिन बंगाल के हिंदुओं ने बता दिया कि अब बंगाल में सनातन फैक्टर सब कुछ तय करेगा। जो हिंदू हितों की बात करेगा वही बंगाल पर राज करेगा। यह मैसेज बंगाल के हिंदुओं ने दे दिया। इसलिए आप देखिए कि बंगाल में 90% से ज्यादा वोटिंग हुई। मुसलमानों की तरह बंगाल के हिंदुओं ने भी एक मुश्त वोटिंग में हिस्सा लिया। दावा किया जा रहा है कि इस बार बंगाल में हिंदुओं ने ममता बनर्जी से सनातन के अपमान का बदला लिया है। कभी रामनवमी पर बवाल, कभी दुर्गा पूजा पर विवाद। बंगाल के हिंदुओं ने इस बार सारा झंझट ही निपटा दिया। इसमें एक बड़ा फैक्टर बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का मामला भी रहा, जिससे भड़के हिंदुओं ने इस बार बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल से चलता करने के लिए ऐसी लहर बना दी कि ममता बनर्जी उसके आगे टिक ही नहीं पाई। शुभेंदु अधिकारी भी यही दावा कर रहे हैं कि बंगाल के हिंदुओं ने ममता बनर्जी से अपना बदला ले लिया है। हिंदू के ऊपर अत्याचार किया, हिंदू ने सबक सिखा दिया। इनकम्बेंसी सेकंड फैक्टर है। ये पूरा हिंदू के ऊपर जितना अत्याचार किया, मालदा, मुर्शिदाबाद, मोथाबाड़ी से लेकर, हिंदू ने पूरा खत्म कर दिया ममता को। पश्चिम बंगाल में धमाकेदार जीत के बाद देश में एनडीए शासित राज्यों की संख्या कैसे बढ़ गई है आप देखिए। भारत के मैप पर भगवा रंग छा गया है बॉस। पूरब से लेकर पश्चिम तक भगवा ही भगवा दिख रहा है। देख रहे हैं, पूरा भारत भगवा होने की तरफ बढ़ रहा है।
भारत के 22 राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में अब बीजेपी और सहयोगियों की सरकार है। बंगाल की जीत ने बीजेपी को बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज दे दिया है और बीजेपी का सालों पुराना सपना पूरा हो गया। देश के 72% क्षेत्रफल पर बीजेपी और एनडीए का शासन है और करीब 78% आबादी के लिए बीजेपी आज की डेट में काम कर रही है। जो कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो ऑलमोस्ट 25-30% आबादी के लिए बीजेपी काम करती थी। आज की डेट में नरेंद्र मोदी के राज में भगवा छा गया है बॉस। आप यह भी देखिए कि गंगोत्री से गंगा सागर तक पूरी गंगा बेल्ट पर अब बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार है। उत्तराखंड जहां की गोमुख से गंगा नदी निकलती है से लेकर वहां पे तो बीजेपी की सरकार है ही। उत्तराखंड से गंगा नदी उत्तर प्रदेश आती है, यहां बीजेपी की सरकार है। यूपी से गंगा नदी बिहार पहुंचती है, वहां एनडीए की सरकार है। और पश्चिम बंगाल जहां गंगा नदी गंगा सागर में मिलती है, यानी गंगा सागर में जहां पर मिल रही है वहां भी अब बीजेपी की सरकार है। यानी गंगा के उद्गम से लेकर गंगा के समुद्र में मिलन तक पूरा इलाका भगवा में है। और नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में क्या कहा था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, तो गंगा मैया का काम कर दिया उन्होंने। इतना ही नहीं, बंगाल के आगे पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी सहयोगियों की सरकार है। तो जो लोग चिकन स्नैक को काटने का सपना देख रहे थे उनको अब सपने आएंगे नहीं, क्योंकि रात में नींद नहीं आएगी। चिकन स्नैक काटोगे, बच्चा का खेला है। इसी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वो बात भी सच साबित हो गई जब अटल जी ने कहा था कि एक दिन आएगा जब अरब सागर से गंगा सागर तक कमल खिलेगा। आज पीएम मोदी ने भी ये बात कही कि अब गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल ही कमल खिल गया है। पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे तब मैंने यहीं इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। बॉस, नरेंद्र मोदी ने इस देश में आर्थिक विकास से लेकर सनातन की अलख जगाने तक जो काम कर दिया ना, मुझे नहीं लगता और कोई नेता जो है वो आने वाले कई सालों तक कर पाएगा। नरेंद्र मोदी के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। उनका विजन देश को आगे ले जाने को लेकर और उनका मिशन सनातन को आगे ले जाने को लेकर, दोनों का तोड़े नहीं है भाई। लेकिन अब बंगाल में हिंदुओं ने ममता बनर्जी का पूरा खेल तो पलटा ही, लेकिन अब जो चुनावी डेटा आ रहा है वो ये बता रहा है कि मुसलमानों ने भी ममता बनर्जी के साथ खेला किया है। मुस्लिम बहुल इलाकों में लेफ्ट और कांग्रेस ने ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ दिया। मुस्लिम बहुल 101 सीटों में तृणमूल 2021 में 89 सीट जीती थी और बीजेपी को मात्र 11 सीट मिली थी और अन्य के खाते में एक गई। 2026 में 101 मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी घटकर 53 पर आ गई बॉस, और बीजेपी 42 सीट जीतती दिख रही है और अन्य को 6 पर बढ़त है। यानी बंगाल में मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने टीएमसी को तगड़ा डेंट दिया है। लेकिन यह सब हुआ कैसे? इसका एक फैक्टर मुस्लिम वोटों में कांग्रेस और लेफ्ट की सेंधमारी है। साल 2021 में मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी का वोट शेयर ऑलमोस्ट 51.5% था और बीजेपी का 33%, जिसमें लेफ्ट प्लस कांग्रेस उसका वोट शेयर करीब 15.5% था 2021 में। इस बार मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी का वोट शेयर 9% गिर गया बॉस। बीजेपी का वोट शेयर 3.5% बढ़ गया कि उधर हिंदू एक कंसोलिडेट हो गया, और लेफ्ट और कांग्रेस जिनका वोट शेयर 15.5% होता था वो बढ़कर 19.5% चला गया। यानी करीब करीब 4% वो बढ़ गया। तो ममता बनर्जी की हार की एक बड़ी वजह यह है कि एक तरफ हिंदू नरेंद्र मोदी के नाम पर एकजुट हो गया, दूसरी तरफ जो मुसलमान एकदम सटा रहता था ममता बनर्जी के नाम पर टीएमसी को वोट देने के लिए, वहां लेफ्ट और कांग्रेस ने सेंधमारी कर दी।
मुसलमान को शायद लगा होगा कि नहीं, ममता बनर्जी एसआईआर जो हो रहा है उसको नहीं रोक पा रही, या दूसरी अपनी वजह होंगी जिस वजह से वो नाराज होगा, या बीच में ममता बनर्जी ने जरा तराजू बैलेंस करने का प्रयास किया था चुनाव के पहले, वो भी हो सकता है कुछ लोगों को ठीक ना लगा हो, तो वो लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ गया, वहीं बड़ा खेला हो गया। 9% वोटें गिर गया, सीधा सीट गिर गई 83-84 से सीधा 50 पे आ गए। बंगाल में इस बार मुस्लिम वोट टीएमसी के अलावा लेफ्ट, कांग्रेस, आईएसएफ, हुमायूं कबीर की पार्टी में बट गया। आप देखिए कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हुमायूं कबीर ने कैसे ममता बनर्जी को डेंट किया। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद की नौदा और रेजी नगर सीट दोनों जगह से चुनाव लड़ा था। मुस्लिम बहुल इन दोनों सीट को हुमायूं कबीर ने जीत लिया बॉस। पिछली बार ये दोनों सीटें टीएमसी ने जीती थी, यानी हुमायूं कबीर का स्टिंग ऑपरेशन आने के बावजूद मुसलमान ने वोट किया कि नहीं, ये आदमी बाबरी मस्जिद बना रहा, ठीक कर रहा है। मुसलमान को स्टिंग ऑपरेशन से फर्क नहीं पड़ा, जीत गए वो 2-2 सीट। जिस राज्य में ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं जीत पा रही, वहां हुमायूं कबीर ने 2 सीट जीत ली। बताइए, अब ये दिक्कत है कि वो ममता बनर्जी को ये भी नहीं कह सकते कि लीजिए मैं 2 जीता हूं, 1 आप रख लीजिए। सीट ना है, ऐसे थोड़ी होता है। हुमायूं कबीर के अलावा कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी को मुस्लिम सीटों पर डेंट किया। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले की 2 सीटें कांग्रेस ने जीत ली जो पहले टीएमसी के पास थी। कांग्रेस के मुताबा शेख मुर्शिदाबाद की फरक्का सीट से जीत गए। कमाल की बात यह है कि 65% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली यह सीट पहले टीएमसी के पास थी, इस बार टीएमसी वहां तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद की रानीनगर सीट भी कांग्रेस ने टीएमसी से छीन ली। इस सीट पर 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। पिछली बार यह सीट टीएमसी ने 60,000 के मार्जिन से जीती। इस बार इस सीट पर सीपीएम के उम्मीदवार करीब 48,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है, यानी यहां कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर टीएमसी का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। बंगाल में बीजेपी की जीत में एक बड़ा फैक्टर महिला सुरक्षा का भी है। आरजी कर हॉस्पिटल केस और संदेश खाली के मुद्दे को खुद पीएम मोदी ने बहुत जोर शोर से उठाया था। बंगाल की महिलाओं को भरोसा दिया था कि उनके खिलाफ हो रहे हर अत्याचार की फाइल खुलेगी। आरजी कर केस को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ जो गुस्सा था उसे बीजेपी ने सही से समझा। आरजी कर केस की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को बीजेपी ने पानीहाटी सीट से टिकट दिया था। नतीजा यह हुआ कि जिस सीट पर बीजेपी पिछली बार 25,000 वोट से पिछड़ गई थी, उस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ 20,000 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी की जीत में महिला फैक्टर ने कैसे अहम रोल निभाया वो समझिए। पिछली बार की तुलना में इस बार महिलाओं ने जमकर वोटिंग की। साल 2021 में महिलाओं की वोटिंग का जो प्रतिशत था वो 81.75% था, जो 2026 में बढ़कर 93% के पार चला गया। बंगाल में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था। महिला वोट 93.24% और पुरुष वोट 91.74% था, यानी महिला वोटर्स ने ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था वोटिंग में। बंगाल में नए वोटर्स और बंपर वोटिंग ने भी कैसे डिसाइडिंग फैक्टर की भूमिका निभाई। देखिए, साल 2021 टीएमसी को वोट 2,89,00,000 मिले थे और बीजेपी को 2,29,00,000 वोट मिले थे। 2021 का आपको बता रहा हूं। जबकि साल 2026 में टीएमसी को 2,41,00,000 वोट मिले और बीजेपी को 2,71,00,000 वोट मिले। करीब 30 लाख वोट का अंतर, यानी बीजेपी ने करीब 90 लाख वोट का टर्न अराउंड किया है। जो पिछले बार 60,000 का मार्जिन था उसको काटा और 30,000 का गेन कर लिया, तो 60 लाख और 30 लाख, तो मतलब 90 लाख हो गया। बीजेपी के इस बढ़े हुए वोट्स में बंपर वोटिंग की भी अहम भूमिका रही। 2021 में कुल वोट पड़े थे 5,98,00,000। 2026 में कुल वोट पड़े 6,31,00,000, यानी 33 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़े थे। यानी बंपर वोट पड़े और ये वोट बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी इस बार बंगाल में ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ में सेंध लगा पाई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों ने एक बहुत ही मुश्किल चक्रव्यूह में ममता बनर्जी को फंसा दिया। एक तरफ पीएम मोदी ने बंगाल में बीजेपी के जीतने पर घुसपैठियों के सफाई का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी का बोलना ही गारंटी हो जाता है, पब्लिक को कोई 2 बार सोचना ही नहीं पड़ता। वहीं अमित शाह की इस गारंटी का भरोसा बंगाल की जनता तक पहुंचाने के लिए खुद बंगाल में डेरा डालकर बैठ जाना था। पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने मिलकर बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को, डेमोग्राफी में बदलाव, चुनाव के दौरान बोगस वोटर, राज्य के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं की सुरक्षा, बंगाल के लोगों की प्रॉपर्टी हथियाना, बंगाल के युवाओं के रोजगार का डाका डालना, हिंदू त्योहारों के दौरान दंगे भड़काने जैसे मुद्दों से जुड़ा हुआ बता दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनता को गारंटी दी थी कि जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हक दिलाएंगे, जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ देंगे। बंगाल में घुसपैठ पर चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए पीएम मोदी का यह बयान सुनिए।
साथियों, बंगाल के लोगों की एक बहुत बड़ी चिंता घुसपैठियों की है। जो लोग पीढ़ियों से अपने गांव, अपने मोहल्लों में रहते आ रहे थे, उनके देखते देखते उन पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। कुछ जगह तो डेमोग्राफी इतनी बदल गई है कि लोगों को मंदिर जाने और पूजा करने की इजाजत नहीं मिल रही। कई जगह श्रद्धालुओं के रोज मंदिर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। केवल दुर्गा पूजा के अवसर पर ही पूजा करने दी जाती है। देखिए, बंगाल के नतीजों से साफ है कि घुसपैठ पर मोदी की गारंटी पर बंगाल की जनता ने पूरा भरोसा किया। इसलिए आज बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर अमित शाह ने फिर घुसपैठियों पर पीएम मोदी की गारंटी जल्द पूरी करने की गारंटी दी। अमित शाह ने कहा कि बंगाल वासियों ने घुसपैठियों और उनके हितैषियों को ऐसा सबक सिखाया है जिसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां कभी भूल ही नहीं पाएंगी। बंगाल ने जिन आशाओं और आकांक्षाओं के साथ मोदी जी के नेतृत्व पर यह विश्वास जताया है, बीजेपी निश्चित रूप से उन्हें पूरा करेगी। पीएम मोदी की गारंटी पर बंगाल की जनता भरोसा करेगी, इसका यकीन अमित शाह को पहले से था। चुनाव प्रचार के दौरान ही अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश जाने की तैयारी का अल्टीमेटम दे दिया था। अमित शाह ने दो टूक कह दिया था कि बीजेपी के चुनाव जीतने पर घुसपैठ रोकने के लिए 45 दिन के अंदर बंगाल की सीमा को सील कर देंगे और उसके बाद एक्शन जो होगा वो तो देखेगी दुनिया। आप सुनिए अमित शाह का वो पुराना बयान। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, हमारे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करना है या नहीं करना है? क्या भाईपो कर सकता है? जोर से बोलो, भाईपो कर सकता है? दीदी कर सकती है? अरे घुसपैठिए को घुसाने वाले यही लोग, बंगाल की सीमा को इन्होंने खुला छोड़ा है। आप यहां से शुभेंदु और हमारे साथियों को जिता दो, 45 दिन में बंगाल की सीमा को हम सील कर देंगे। मैं आज घुसपैठियों को कहकर जाता हूं, 4 तारीख को काउंटिंग है, 5 को भाजपा सरकार बनेगी। जल्दी बांग्लादेश जाने की तैयारी कर लो भाई। ममता अकेली धुरंधर नहीं है जिनको बीजेपी ने हराया। इससे पहले ओडिशा में नवीन पटनायक और दिल्ली में केजरीवाल को भी बीजेपी हरा चुकी है। यानी बीजेपी ने विपक्ष के इनविंसिबल माने जाने वाले नेताओं को हरा दिया। इधर पीएम मोदी का विजय रथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं जीत का। दूसरी तरफ राहुल गांधी वो भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। फर्क इतना है कि पीएम मोदी जीत का रिकॉर्ड बनाते हैं, राहुल गांधी हार का रिकॉर्ड बना रहे हैं। कांग्रेस को बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी में हार मिली है। इसी के साथ राहुल गांधी हार की सेंचुरी बनाने से मात्र 1 कदम पीछे। दावा है कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस 99 चुनाव हार चुकी है। 2014 से कांग्रेस 3 बार लोकसभा चुनाव हार चुकी। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने थे। 2024 में कांग्रेस महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा के चुनाव हारी। 2025 में कांग्रेस दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव हार चुकी है। अब 2026 में 5 में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार चुकी है और अगले साल 2027 में यूपी है। मुझे लगता है वहीं राहुल गांधी की सेंचुरी पूरी हो सकती है। बड़ा राज्य भी है तो थोड़ा बड़ा सेलिब्रेशन होगा, 100 सेंचुरी होगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केरल में तो जीत मिली, लेकिन लेफ्ट पार्टियों के लिए यह चुनाव बुरा सपना साबित हुआ। बंगाल कभी लेफ्ट का गढ़ था भाई। 30 साल से भी ज्यादा समय तक बंगाल पर लेफ्ट का शासन था। 2011 के बाद से बंगाल में लेफ्ट का खात्मा हुआ और अब लेफ्ट के हाथ से केरल भी चला गया। अब देश में किसी भी राज्य में लेफ्ट पार्टी की सरकारें नहीं। लोग मजाक में चर्चा कर रहे हैं कि लेफ्ट अब सिर्फ जेएनयू और कुछ मीडिया चैनल्स में ही बचा है, बाकी जगहों से लेफ्ट साफ हो गया और कुछ लोग राहुल गांधी की टीम में भी। लोग भले ही मजाक कर रहे हैं, लेकिन यह लेफ्ट पार्टियों के लिए चिंता और आत्ममंथन का विषय है। लेफ्ट की विचारधारा से लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा है। यही हाल रहा तो लेफ्ट का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के हीरो पीएम मोदी हैं। पीएम मोदी ने बंगाल की पब्लिक के साथ जो कनेक्ट स्थापित किया वो वोटों में ट्रांसफर है। और वो कार्यकर्ता है जिसने जमीन पर काम किया, और वो आरएसएस है जिसने बंगाल में पर्दे के